नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है प्रतिध्वनि, जीवन की प्रतिध्वनि। नित्य की भांति वे थके कदमों से धीरे धीरे चलते हुए अपनी परिचित पत्थर की बेंच पर आकर बैठ गए। इस पार्क में आने वाले लोग क्या, अब तो यहाँ के पेड़ पौधे, पंछी, यहाँ तक की हवा भी उन्हें पहचानने लगी थी और जानते थे कि सूर्योदय के साथ ही वे पार्क के दाहिने फाटक से प्रविष्ट होकर बिना दाएं बाएं देखे सीधा उसी हरसिंगार के नीचे वाली बेंच पर जाकर बैठ जाएंगे। 1 घंटा यूं ही बिताकर बिना कुछ बोले, बिना घूमे टहले सीधा उठकर दाहिने फाटक से बाहर निकल जाएंगे। इधर 1 सप्ताह से उसकी इस दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। अब उसके आने के आधे घंटे बाद 35-36 साल की उम्र का एक युवक उन्हीं की बेंच पर आकर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। आज उनकी बेंच पर बैठे भी 5 मिनट ही हुए थे कि वह दंपति पार्क के गेट के अंदर आता दिखाई दिया। उन्होंने एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली, फिर पार्क में चारों ओर अभी इक्का दुक्का लोग ही पार्क में दिखाई दे रहे थे। उन्हें पास आता देखकर वो विपरीत दिशा में देखने लगे। चलिए ना, थोड़ा सा टहल लीजिए, अनुरोध भरा नारी स्वर उभरा। क्यों फालतू में सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही हो? यहाँ तक आ जाता हूँ, यही बहुत है। डॉक्टर ने टहलने के लिए तुम्हें कहा है, मुझे नहीं। अब जाओ, जल्दी टहल कर आओ। और आज अखबार भी नहीं मिला है। पुरुष के स्वर में खीस थी। आज हम शायद जल्दी आ गए हैं, पर खाली खाली सा लग रहा है, इसलिए उसने बात अधूरी छोड़ दी। पुरुष बेंच पर बैठा इत्मीनान से बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना यहीं। सांवली सी, तीखे नैन नक्श व गोल मटोल शरीर वाली वह स्त्री बिना बात आगे बढ़ाए स्वयं आगे बढ़ गई। घुंघराले बालों वाला श्याम वर्णी पुरुष बेचैनी से बेंच पर बैठा पहलू बदलने लगा। अखबार के बिना मन नहीं लग रहा है। जी हाँ, उसने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या शुभ नाम है आपका? मुझे विक्रांत कहते हैं। वैसे आप मुझे भी तुम कहकर संबोधित करें तो मुझे खुशी होगी, आप मेरे बुजुर्ग जैसे। अरे कैसा संयोग है, मेरा नाम भी विक्रांत ही है, विक्रांत मेहरा। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। सर, तुम मुझे अंकल कह सकते हो। जी अंकल। तुम मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? क्योंकि तुमने मेरे अतीत को कुरेद दिया है। मेहरा जी अपने सत्यवादी होने का परिचय दिया। माफ़ कीजिएगा अंकल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर भी यदि आपका दिल दुखा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, हतप्रभ सा विवेक बोला। विक्रांत बिना मांगे ही सलाह दे रहा हूँ। जानता हूँ आजकल की युवा पीढ़ी को बुजुर्गों की सलाह अच्छी नहीं लगती, फिर भी सचेत करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे अपना अतीत दिखाई दे रहा है। बेटा, अपनी पत्नी को ज्वालामुखी बनने से बचा लो। जी। आश्चर्य, असमंजस और नाराजगी के साथ विक्रांत के चेहरे पर उभर आई। बुरा लगा ना? जानता हूँ। गहरी दृष्टि से उन्होंने विक्रांत को देखा, जैसे परख रहे हैं, फिर ठहरे हुए शब्दों में बोलना आरंभ किया। बेटा, मुझे देख रहे हो, 2 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। आज जीवन के इस पड़ाव पर आकर मैं नितांत अकेला हो गया हूँ। आई एम सॉरी अंकल जी। मैं कहे इन शब्दों के साथ विक्रांत का हमदर्दी भरा हाथ उनके घुटनों पर आ टिका। तुम गलत समझ रहे हो विक्रांत, मेरी पत्नी जीवित है और स्वस्थ है। मौन विक्रांत सीधे उनकी आंखों में देखने लगा, जैसे कुछ तलाश रहा। जानता हूँ, सोच रहा हूँ कैसे उलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान से पाला पड़ा है। इससे बात करूँ या ना करूँ? ना मेरे ये सफ़ेद बाल देख रहे हो,
पिछले 2 सालों से मैं इतने सफ़ेद हो गए हैं। सच तो यह है कि इन्हीं 2 सालों में मैंने जीवन को जाना है, जिंदगी को पहचाना है। विक्रांत ने ध्यान से उनके सफ़ेद बालों की ओर देखा। उन श्वेत बालों में उनकी लंबी चौड़ी काया को गर्मायुक्त कर दिया था। विक्रांत की नज़रें उनके बालों में फिसलकर उनकी आंखों पर ठहर गईं। इन गहरी काली आंखों में दर्द का सागर हिलोरे मार रहा था। इससे पहले कि विक्रांत उस दर्द के सागर में डूब जाए, मेहरा जी की ठहरी हुई गंभीर वाणी ने उनका ध्यान आकर्षित कर दिया। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को देख रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में अपने जीवन की प्रतिध्वनि सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। इसलिए आने वाले तूफान से तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए अभी से संभल जाओ और जीवन की खुशियों को दोनों हाथों से बांधकर सहेज लो। अभी नहीं चेतोगे तो खुशियाँ मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। आपकी भावना की कद्र करता हूँ अंकल। आप जो भी कहना चाह रहे हैं खुलकर बताइए प्लीज़। विक्रांत सिंह के चेहरे पर से कठोरता की परत उतरकर अनुरोध की कोमलता फैल गई। उसके चेहरे पर नजरें टिकाए हुए मेहरा साहब अतीत के गलियारे में उतरने लगे। बेटा, मैं बचपन से पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, खेल कूद का भी चैंपियन था। जो मिलता घर बाहर या स्कूल में हमेशा मेरी प्रशंसा करता। धीरे धीरे शायद यह धारणा मेरे अंदर बैठ गई कि मैं सबसे योग्य हूँ। पढ़ाई करते ही एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हो गया, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर और आज चेयरमैन हूँ। अपनी योग्यता, मेहनत और लगन के बल पर मैंने सफलता की इस ऊंचाई को प्राप्त किया है। मेरी पहचान एक युग कर्मठ प्रशासक, सफल नेतृत्व देने वाले अधिकारी के रूप में। इसी मुकाम को पाने का सपना देखा था मैंने, आज वो सपना पूरा हो गया। पर बेटा, क्या यह सपना था मेरा? बोलो, क्या मैं बस यही चाहता था? जी, मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरा तो आज ही आपसे परिचय हुआ है। विक्रांत सिंह असमंजस की स्थिति में बोला। बता सकते हो बेटा, क्योंकि हर इंसान का सपना एक ही होता है, बस उसका थोड़ा थोड़ा रूप बदल जाता है। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई प्रशासक और कोई व्यापारी, लेकिन हर किसी का सपना एक ही होता है कि वह अपने काम में महारत हासिल करे, अपनी एक पहचान बनाए और सफलता की ऊंचाइयों को छू ले, है ना? हाँ अंकल, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सपना तो सब सही देखते हैं। विक्रांत सहमत में सिर हिलाता हुआ बोला। अच्छा विक्रांत, यह बताओ, ये सब क्या हम सिर्फ अपने लिए करते हैं? सिर्फ अपने लिए क्यों अंकल? हम अपने लिए, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपनी बीवी, बच्चों, सबके लिए इन उपलब्धियों को पाना चाहते हैं। हमारी हर छोटी बड़ी सफलता में सबसे ज़्यादा यही लोग खुश होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो विक्रांत। दरअसल यही जीवन का सच है, जिसे हम जान ही नहीं पाते या जानने की कोशिश भी नहीं करते। विक्रांत, जिस सपने की बात हम कर रहे हैं, उस सपने या लक्ष्य से आगे भी एक लक्ष्य है, जो हमारे जीने का मकसद। अंकल, क्या है वह मुख्य लक्ष्य? इन अपनों की खुशी। दोनों कुछ पल मुँह एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, फिर अपने सफ़ेद बालों पर हाथ फेरते हुए बोले, सुनने में बात बड़ी साधारण लग रही है ना, लेकिन इन 2 सालों में मैंने जीना सीखा है कि यही जीवन का सत्य है। विवेक, इन अपनों का सुख, इनकी खुशी ही है जो हमारी आत्मा की तृप्ति देती है। हमारा पद, मान, सम्मान, सफलता सब हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इससे ये हमारे अपने खुश होते हैं। विक्रांत, मेरे पास बहुत बड़ा पद है, मोटर गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, नाम, बैंक बैलेंस सब है, लेकिन ये सब मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि इनका सुख उठाने वाला कोई नहीं है। जानते हो, मेरा ऑफिस से वापस घर आने का मन ही नहीं होता। किसके लिए लौटूं? उस विशाल कोठी के लिए या उसमें रखे फर्नीचर के लिए? विक्रांत, घर दीवारों से नहीं, परिवार से बनता है और जीवन रिश्तों से सजता है। अंकल, आपके दर्द को मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जानता हूँ कौन सा तूफान आपकी बगिया को उजाड़ गया। विराट अंबर पर से दृष्टि हटाए बिना मेहरा साहब बोले, तूफान बहुत भयंकर था।
किंतु इतने दबे कदमों से आया था कि मैं जान ही नहीं सका। नौकरी लगते ही मेरी शादी हो गई। सुंदर सुशील पत्नी की सबने तारीफ की। सबका उसकी तारीफ करना मुझे अच्छा लगा क्योंकि वह मेरी थी। किंतु मन के किसी कोने में यह भाव भी था कि मैं इतना योग्य हूँ जो मुझे अच्छी पत्नी मिलनी ही चाहिए थी। उसकी सब तारीफ कर रहे थे। उसकी तारीफ से मेरे मुंह से एक शब्द भी शायद ही कभी निकला। मेरे मुंह से अपने लिए प्रशंसा के बोल सुनने के लिए या फिर खुशी के लिए वह पूरी तरह से मेरे रंग में रंगती गई। वह एक आदर्श गृहिणी, सुगढ़ बहू, ममतामयी माँ के रूप में मिसाल बन गई। परंतु मेरा पुरुष अहम कभी प्रशंसा के दो बोल नहीं कह पाया। यद्यपि उसके चेहरे पर छाई मृदुल मुस्कान मुझे मोह लेती थी। बच्चों के बीच खिलखिलाती वह बहुत सुंदर लगती थी। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता था, परंतु मेरा हाव भाव यही दर्शाता था कि वह बहुत अच्छी है। वह कौन सी बड़ी बात है, अच्छा तो उसे होना ही चाहिए, आखिर मेरी पत्नी जो है। मेहरा साहब विक्रांत की ओर मुड़े और बोले, आज जैसे तुमने अपनी पत्नी के साथ टहलने की इच्छा का गला घोंट दिया था, मैं भी ऐसा ही था। मेरी पत्नी को संगीत पसंद था और मुझे बिल्कुल नहीं। वह जब भी संगीत सुनती मैं यह कहकर बंद करवा देता, क्या हल्ला मचा रखा है। वह कुछ गुनगुनाती तो मेरे मुंह से निकलता, क्यों बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब कर रही हो। यह सोचता हूँ, विक्रांत तो लगता है ऐसा मैंने क्यों किया। मैं कभी भी उसे दुखी नहीं करना चाहता था। वह जब मेरी पत्नी बनकर आई, हर पल चहकने वाली चुलबुली थी। धीरे धीरे वह अपनी खोल के अंदर छुपती चली गई, परंतु उसका अंतर्मुखी होना मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। उसने हर बात, हर चीज़ मेरी इच्छा के अनुरूप किया, पर याद करने की कोशिश करता हूँ तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी उसकी इच्छा या पसंद जानने की कोशिश की हो। कभी उसके रंग में रंगने की इच्छा भी मेरे मन में आई हो। कभी तुम्हारे मन में इच्छा आई विक्रांत की तुम अपनी पत्नी की इच्छा के अनुरूप ढलो? क्या कभी ऐसा सोचा नहीं? अपने घुंघराले बालों में बेमतलब उंगलियां फेरते हुए विक्रांत बोला, यही बेटा, यही हम अपनी जीवन संगिनी को, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और आज मैं मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि उसने जीवन में जब जब मेरा साथ चाहा, मैंने उसे रुपया और दूसरों का हाथ पकड़ाया है। अब अगर अंत में उसने पूर्ण रूप से मेरा साथ छोड़ने का निर्णय ले लिया है तो क्या गलत किया, ये आप कह रहे हैं। एक कड़वी हकीकत बयान कर रहा हूँ। कुछ पल ठहर कर वे पुनः बोलने लगे, जीवन छोटी छोटी घटनाओं का जमावड़ा है। धूप छांव हर एक के जीवन में आता है। मिल बांट कर इस लुका छुपी के खेल को खेलें तो एक सुंदर यादों का गुलदस्ता तैयार होता है। परंतु मेरी तरह अपनी ही दुनिया में जो जीता है, वह स्वयं अपनी हरी भरी बगिया को वीरान बनाने वाला माली सिद्ध होता है। अतीत उन पर सब पूरी तरह से हावी हो गया था। अतः विक्रांत को मौन श्रोता होना ही ठीक लगा। वे सुदूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहने लगे, उसे फिल्म देखने का शौक था और मुझे नाम कमाने का। वह जब भी फिल्म देखने की बात करती, मैं व्यस्तता की बात कर उसे रुपए पकड़ाकर सहेलियों के साथ देख आने की सलाह दे देता। जब मेरे आंगन की दो कलियां यानी मेरी बेटियां जन्मी, उस समय मेरी सहचरी को सबसे ज़्यादा यदि कुछ चाहिए था तो मेरा साथ। किंतु मैंने क्या दिया जानते हो? रुपए देकर उसे एक बार अपने माँ बाप के पास, दूसरी बार उसके माँ बाप के पास पहुँचा दिए। बेटियाँ मेरी जन्मी, वंश बेल मेरी फूली, परंतु सारी भागदौड़, सारा तनाव दूसरों ने झेला। अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधों पर रखकर मैं बाप बन गया। इतना ही नहीं, ये कलियां जब मेरे आंगन में चहकने लगी तब मेरा मन मोर नाच उठा। उनकी तोतली बोली, उनकी खनकती हंसी मेरा मनोरंजन थी, परंतु उनकी बीमारी, उनके स्कूल की सारी जिम्मेदारी मेरी सहचरी की थी। मेरी जिम्मेदारी बस उसे पैसा देना और गाड़ी देना थी। उसके परिवार में कोई भी शादी ब्याह या गमी पड़ी तो मुझे कभी भी छुट्टी नहीं मिली।
शुरू शुरू में अकेले बच्चों के साथ वे चली जाती, फिर कार्ड या फ़ोन आते ही बहाने बनाने लगी। एक बार मैंने टोका था, किसी की परीक्षा तो है नहीं, चली जाओ न, बच्चों के साथ थोड़ा मन बदल जाएगा। कुछ पल मेरी ओर देखकर उसने सपाट चेहरे के साथ कहा था, अकेले अच्छा नहीं लगता। उस पल उन शब्दों में छुपे दर्द को महसूस नहीं कर पाया, पर बेटा आज भी वह सब मेरा सीना छलनी करते हैं। विक्रांत, मैंने उसे प्यार किया है, आज भी करता हूँ। उसने मुझे छोड़ दिया, परंतु मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। दरअसल मैं शिकायत करने की स्थिति में ही नहीं हूँ। ये तो मेरी सजा है और मैंने सिर झुकाकर स्वीकार किया है। अब तो बस दिन रात यही दुआ है, वह जीवन के शेष दिनों में अपने ढंग से जिए और संगीत जो उसकी आत्मा में रचा बसा था उसका आनंद उठाए। लेकिन अंकल, उन्होंने आपको छोड़ा क्यों? वो आपके प्यार को क्यों नहीं समझ पाई? हाँ, महसूस किया जाता है। वो उस प्यार को कैसे महसूस करती विक्रांत, जिसको मैं ही तब जान पाया जब वो मेरे जीवन में से दूर जा चुकी थी। वो तो जब तक मेरे साथ रही अपने वजूद को मारकर मेरे प्रतिबिंब बनी रही, हर सांस मेरे लिए जीती रही। तुम्हें आश्चर्य होगा, किंतु अतीत की ओर पलट कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मुझसे दूर जाने और अपनी मर्जी से जीने की बात भी कभी मैंने ही उससे कही थी। क्या? विक्रांत फटी आंखों से उन्हें देख रहा था। मैंने दोनों बेटियों का चयन एक साथ हो गया था। मेरी दोनों बेटियों का चयन एक साथ हो गया था, एक का मेडिकल और दूसरे का इंजीनियरिंग। उनके हॉस्टल जाने के बाद उसका समय नहीं कटता था। एक दिन शाम को उसने बताया कि वह जहाँ वह इंटरव्यू देकर आई थी उस स्कूल में संगीत शिक्षिका के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई है। सच बताऊं तो मुझे उसकी नौकरी करने का विचार ही अच्छा नहीं लगा था और मैंने खींच कर कह दिया, अभी नौकरी रहने दो, जब दोनों बेटियों का ब्याह हो जाए तब संन्यास ले लेना और आश्रम में जाकर जी भरकर गा बजा लेना। जितना संगीत छूट गया है ना उसका पूरा कर लेना। उस दिन के बाद उसने कभी नौकरी की बात नहीं की। परंतु जिस दिन मेरी छोटी बेटी की डोली विदा हुई और घर मेहमानों से खाली हो गया, वह शांति से मेरे पास आई और बोली, मैं तुमसे और तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा रही हूँ। तुम्हें तो मेरी कभी भी ज़रूरत नहीं थी, बेटियों को थी, पर अब नहीं होगी। तुम भी यही चाहते थे कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा दूँ, तो आज मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई हैं। मेरी 10-12 बच्चों से बात हो गई है, एक कमरा किराए पर ले लिया है, वहीं रहूँगी, उन्हें संगीत सिखाऊंगी। मैं अपनी संगीत की दुनिया में वापस जा रही हूँ। ये तलाक के कागज़ हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम जब चाहो इस पर साइन कर दूसरी शादी कर सकते हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और वह चली गई। आपने रोका नहीं, लेकिन क्यों? जीवन भर अपने आप को, अपनी इच्छाएं को दबाते दबाते वह ज्वालामुखी बन चुकी थी। इस ज्वालामुखी का बनना मुझे नहीं दिखाई दिया, किंतु फटना मुझे दिख रहा था। फटते हुए ज्वालामुखी को कोई रोक नहीं पाता, कोई हिम्मत भी नहीं करता। मैं नहीं कर पाया। उसने हमेशा हर काम मुझसे पूछ कर किया था, परंतु उस दिन उसने मुझे पूछा नहीं, बस अपना निर्णय सुनाया। मैंने उसके निर्णय के आगे सिर झुका दिया। बेटा, वो मुझसे दूर रहते हुए मेरे दिल में रहती है। उसका वह छोटा सा संगीत विद्यालय मेरा मंदिर है। मैं प्रतिदिन सुबह सुबह वहाँ जाता हूँ, अंदर नहीं जाता हूँ। शायद मुझसे देखकर उसकी शांति भंग हो जाएगी, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। प्यार का अर्थ तो मैं अब जान पाया हूँ। कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर कर देने से प्यार नहीं समाप्त होता। अपनी बातों में वे इतना डूब गए थे कि विक्रांत की पत्नी का आना जान ही नहीं पाए। चलें? नहीं, वो एक चक्कर तुम्हारे साथ टहल लेता हूँ, फिर चलते हैं। विक्रांत उठता हुआ बोला। सच, पत्नी की आंखों में चमक और विक्रांत से छुपी नहीं थी। आंखों ही आंखों में उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और पत्नी के साथ आगे बढ़ गया। आज पहली बार पार्क के बाहर जाते हुए मेहरा साहब के अधरों पर मुस्कान थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कहानी कैसी है। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेके आते रहेंगे और आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, इस आशा के साथ। धन्यवाद।